बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज हमारे पास सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है थर्मोरेगुलेशन। अच्छा, पहले हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल होमोस्टेसिस क्या होती है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, एनिमल्स में, प्लांट्स में। फिर हमने एक्सक्रीशन पढ़ी, वो भी एनिमल्स में, प्लांट्स में, और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ी। और हमने देखा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि थर्मोरेगुलेशन क्या होती है ह्यूमंस के अंदर या फिर मैमल्स के अंदर। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि थर्म का मतलब क्या होता है। थर्म का मतलब होता है हीट, और रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेट करना, मेंटेन करना, या फिर बैलेंस करना। मतलब किसी भी चीज़ को मेंटेन करने को रेगुलेशन कहते हैं। और थर्मो रेगुलेशन होगा थर्म को, यानी कि हीट को रेगुलेट करना या फिर उसको मेंटेन करना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। First of all, a thermoregulation. Thermoregulation is the maintenance of body temperature within a range that enables cells to function efficiently. हमारे पास थर्मोरेगुलेशन होती है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, एक नैरो रेंज में रखना, एक लिमिट रेंज में रखना, कि चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो या तो उसमें अडोप्टेशंस हो रही हों। अडोप्टेशंस होंगी तो वो खुद को अडॉप्ट कर लेगा उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर अगर उसमें अडोप्टेशंस नहीं होती तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेगा। तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ कोर टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो अपने कोर बॉडी टेम्परेचर को, कोर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल सी से, टी सी। इसको क्या कहते हैं, हम ऑल्सो रेफर टू एज कोर बॉडी टेम्परेचर is the temperature of the internal organs such as liver located deep within the body. कोर बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन जो हैं उनके इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं, चाहे वो लिवर है, किडनी है, या फिर हार्ट है, या मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका जो टेम्परेचर है उसको कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। और ये थर्मो रेगुलेशन ह्यूमन बॉडी के लिए तो है ही, कि ह्यूमन बॉडी मेंटेन कैसे करती है इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर को। सेम एज इट इज ऑर्गन्स भी इसको मेंटेन रखते हैं एक रेंज के अंदर। तो इसको हम कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्मोरेगुलेशन मैमल्स में होती है उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि ह्यूमन जो है उनमें क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं थर्मोरेगुलेशन को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल है, ये क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो है मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर को नैरो रेंज में। और इसका वैसे नॉर्मली देखा जाए तो हम कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का। लेकिन वैसे इसकी रेंज है 36.1 टू 37.8 डिग्री सी। इसके अलावा ह्यूमंस जो हैं एंडोथर्मिक हैं, और इनके पास क्या होता है, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, और ये मेंटेन करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। ये लॉस ऑफ हीट को भी मेंटेन रख सकते हैं और गेन ऑफ हीट को भी, मतलब इन दोनों चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। चाहे लॉस ऑफ हीट हो रहा हो या गेन ऑफ हीट हो रहा हो, इन्होंने अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया होता है। ये एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं सारी चीज़ों को, या फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हीट विद इन द बॉडी, और इनके अंदर क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ हीट होती है बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस। जहाँ पे भी थर्मोजेनेसिस का वर्ड आएगा, सीधा सीधा आपने लिख देना है कि प्रोडक्शन ऑफ हीट विद इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, स्पेशली एनिमल्स में या मैमल्स में, जो हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस। तो ये थे हमारे पास कुछ टर्म्स थी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स हैं बेसिकली, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग। अच्छा, ये मैमल्स में या ह्यूमंस में ये शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग क्या होता है। थर्मोजेनेसिस हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ हीट विद इन द बॉडी, के लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर मैमल्स या ह्यूमन के बॉडी के अंदर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे थर्मोजेनेसिस। और ये हीट अगर मसल एक्शन के थ्रू परफॉर्म हो रही है तो हम कहेंगे ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है।
अगर ये हीट हार्मोनल एक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है तो हम कहेंगे ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है. The production of heat by muscle action is called shivering thermogenesis, and the production of heat by hormonal action, for example, thyroxine या फिर thyroid gland, तो इसको कहते हैं हम नॉन शिवरिंग. तो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि डिफरेंट टाइप्स दिखाई गई हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स है, और इनमें से कुछ जो होते हैं वो वॉलंटरी मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं इनवॉलंटरी को परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो इन इसको आप देख लीजिएगा एक बार. तो नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट है हमारे पास कि थर्मोरेगुलेशन जो है वो किस किस तरह से होती है. बॉडी टेम्परेचर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Body temperature increases significantly above normal, a condition known as hyperthermia occurs. मतलब कि पहले हमने पढ़ा कि थर्मोरेगुलेशन क्या होती है, मेंटेनेंस रखनी है टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में मेंटेनेंस रखनी है. तो नेक्स्ट है हमारे पास कि बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए एक नॉर्मल रेंज जो है, फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन में है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर वो रेंज इंक्रीज हो जाती है अपनी नॉर्मल रेंज से तो उसको हम कहेंगे ये हाइपरथर्मिया है. अच्छा, बेसिकली हाइपर का मतलब ही इंक्रीज होता है. हाइपर जैसे कहते हैं हाइपर टेंशन, तो हाई ब्लड प्रेशर, तो ये हाइपर का मतलब ही इंक्रीज करना होता है, लेवल इंक्रीज होता है जहाँ पे. और थर्मिया, थर्मिया वही हीट हीट प्रोडक्शन जो होती है. तो बॉडी में बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल रेंज से तो उसको हम कहेंगे ये हाइपरथर्मिया है. व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज बिलो नॉर्मल लेवल्स इट इज नोन एज हाइपोथर्मिया ड्यू टू malfunction in homeostatic control mechanisms. यहाँ पे कंट्रोल में मिस्टेक है थोड़ी सी स्पेलिंग्स की. तो जो बॉडी टेम्परेचर है अगर इंक्रीज होगा तो होगा हाइपोथर्मिया, नॉर्मल रेंज से अगर इंक्रीज होगा. अगर नॉर्मल रेंज से डिक्रीज होगा तो उसको हम कहेंगे ये है हमारे पास हाइपोथर्मिया. और ये किसकी वजह से होता है, माल फंक्शन की वजह से होता है. मतलब कि होम्योस्टेटिक जो है, होम्योस्टेसिस हमने पढ़ी थी कि ये मेंटेनेंस होती है सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन की. अच्छा, ये जो होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है इसमें जो माल फंक्शन होता है इसकी वजह से होती है. ये क्या होती है, हाइपोथर्मिया कंडीशन होती है. All the thermoregulation mechanisms are designed to return to body to homeostasis. This is the state of equilibrium. जो जितने भी थर्मोरेगुलेशन के प्रोसेसेस या मैकेनिज्म्स हो रहे हैं वो सारे के सारे वो एक तो ह्यूमन बॉडी में हो रहे हैं, दूसरा ये कि ये होम्योस्टेसिस की तरफ जाते हैं क्योंकि इनमें मेंटेनेंस होती है. और इस मेंटेनेंस की स्टेज को हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है. तो ये था हमारे पास बॉडी टेम्परेचर की कुछ टर्म्स कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरथर्मिया. अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया. और अगर एक मेंटेनेंस में होगी तो उसको वो होगी थर्मोरेगुलेशन, और उस स्टेट को हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है. नेक्स्ट है हमारे पास के क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन. टेम्परेचर रेगुलेशन की बेस पे एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक है पोइकिलोथर्म्स, सेकंड है होम्योथर्म्स. पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं कि अगर इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है अगर वो चेंज होता है तो वो क्या करेंगे, वो भी अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेंगे. जैसे ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स. अब होम्योथर्म्स क्या होते हैं, होम्योथर्म्स होते हैं वार्म ब्लडेड. और वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो कि जैसा टेम्परेचर होगा ना खुद को उसके अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेंगे. तो इनमें बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं. ये क्या करते हैं, दे लॉस हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्विक्शन, रेडिएशन एंड एवापोरेशन प्रोसेस. ये डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू ये हीट लॉस करते हैं. मतलब कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ है तो जो पोइकिलोथर्म्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं. लेकिन जो होम्योथर्म्स हैं अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ है तो वो खुद को मेंटेन रखते हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं
उस एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करते। तो ये था पोइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स। नेक्स्ट है कि दो एरियाज होते हैं हमारे पास, या दो सिचुएशंस होती हैं। एक होता है कोल्ड एरिया, एक होता है वार्म एरिया। अच्छा, कोल्ड एरिया में क्या होता है, इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, लेस हीट डिसिपेट। इसमें जो हीट है वो उसकी ब्रेकडाउन कम होती है, और ये सुपरडर्मल फैटी लेयर्स होती हैं, इंसुलेशन होती है इसमें, और ट्रॉप फॉर्म जो होते हैं ये इसमें होते हैं, और इनमें क्या होता है, इरेक्टेड हेयर्स होते हैं इनके पास। नेक्स्ट है हैज़ ब्राउन फैट। इनके पास ब्राउन फैट होती है जो कि रैपिड हीट प्रोड्यूस करने में इनको हेल्प करती है, और इनके पास ब्लैडर होता है, और थिक फैटी लेयर होती है एपिडर्मिस की एक्वाटिक मैमल्स के अंदर। तो इसमें आती है एक्वाटिक मैमल्स की डेफिनेशन, या फिर सॉरी एग्जांपल आती है। इसमें क्या होता है, लेस हीट डिसिपेट होती है, फैटी लेयर होती है सबडर्मल, और इनके पास ब्राउन फैट होते हैं, और इनके पास ड्रॉप वार्म एयर में इनके क्या होते हैं, इरेक्टेड हेयर्स होते हैं, और इसकी एग्जांपल है एक्वाटिक मैमल्स। नेक्स्ट है वार्म एरिया। वार्म एरिया की में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये वेजोडाइलेशन करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हीट की, या फिर उसको रिलीज करते हैं। इवेपोरेटिंग कूलिंग होती है इनमें, इनके पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि इवेपोरेटिंग कूलिंग करते हैं। और ये इवेपोरेटिंग कूलिंग होती किसके थ्रू है, इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू। जैसे कि डॉग की एग्जांपल ले सकते हैं हम। डॉग में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू वो इवेपोरेशन कूलिंग करते हैं। नेक्स्ट है इवेपोरेशन कूलिंग थ्रू सलाइवा एंड यूरिन। और दूसरे जो बैट होते हैं हमारे पास, उनमें सलाइवा और यूरिन के थ्रू क्या होती है, इवेपोरेशन कूलिंग होती है। जब उनका सलाइवा प्रोड्यूस होता है, या फिर यूरिन जो एक्सक्रीट आउट होती है, उसके थ्रू क्या होता है, इनकी इवेपोरेशन कूलिंग होती है। तो ये थे हमारे पास कोल्ड एरियाज एनिमल्स या फिर वार्म एरियाज एनिमल्स। ये दो टाइप्स हमने पढ़ी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स की, कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है एनिमल्स की। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ी वो हमने पढ़ी कि क्लासिफिकेशन जो है एनिमल्स की वो किसकी बेस पे है। वो है हमारे पास दो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था इसको, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। और अब जो है मॉडर्न अगर एरा में हम लोग देखें, या मॉडर्न एज में देखें, तो क्लासिफिकेशन एनिमल्स की कितनी कितनी कैटेगरीज में हो गई है, इसकी तीन कैटेगरीज हो गई हैं। अच्छा, ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ना एनिमल्स की, इसको कूलिंग एंड हीटिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसकी जो तीन कैटेगरीज हैं वो हैं एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स एंड हेटरोथर्म्स। एक्टोथर्म्स होते हैं जो कि आउटसाइड से हीट लेते हैं, मतलब जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स हैं, ये क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में से हीट लेते हैं, मतलब जितनी भी इन्वायरमेंट में हीट होती है ये वहाँ से लेते हैं, और खुद प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन जो एंडोथर्म होते हैं, ये अपनी ही बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स और दूसरी फिशेज होती हैं। नेक्स्ट है हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स होते हैं जो कि हीट जो है वो लेते तो अंदर से ही हैं, लेकिन इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो चेंज नहीं होता। तो इसमें अगर हम देखें हेट्रोथर्म्स में, तो 50-50 दोनों सिचुएशंस आती हैं। जैसे एक्टोथर्म्स में हीट ले रहे थे आउटसाइड से, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या कर रहे थे, ये अपनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। लेकिन एंडोथर्म क्या कर रहे थे, अपनी ही हीट प्रोड्यूस कर रहे थे इंटरनल बॉडी में, और इसमें मैमल्स, बर्ड्स और सम फिशेज आती हैं। और हेट्रोथर्म जो है ये इन साइड से तो लेते हैं एंडोथर्म की तरह, लेकिन ये बॉडी टेम्परेचर भी चेंज करते हैं एक्टोथर्म्स की तरह। तो ये थे हमारे पास एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स एंड हेट्रोथर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनके बॉडी टेम्परेचर बताए गए हैं। चिकन में होता है 40.3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और कैट में होता है 38.1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड कैमल में होता है 34.3 टू 40.1, और ह्यूमन में होता है 36.1 टू 37.2, और नॉर्मली ह्यूमन में हम कहते हैं कि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर इन फीवर। मतलब फीवर में टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं पायरेक्सिया। अच्छा, इसको फीवर वो दूसरे वाले पे फीवर में नहीं लेना। ये जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ल्यूकोसाइट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और हमारे पास इरेथ्रोसाइट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स।
ये जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स के नंबर इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के नंबर इंक्रीज कर देते हैं। ये पैथोजेंस क्या करते हैं, ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ब्लड सेल्स में केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें कहते हैं पायरोजेंस। मतलब इनके ब्लड सेल्स केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो पायरोजन्स होते हैं। पायरोजन्स क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं एक जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो है ना बॉडी का टेम्परेचर, तो इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे फीवर होता है ना कि 103 पे हो गया, मतलब 103 पे या फिर 102 पे, 100 पे, इस तरह से हो गया, तो ये बॉडी टेम्परेचर को हिला देते हैं। ये जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये कैसे हिलाते हैं, ल्यूकोसाइड्स की अमाउंट को या नंबर को ज़्यादा करके। फीवर और हाई टेम्परेचर हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स अगेंस्ट द पैथोजन। ये जो फीवर और हाई टेम्परेचर होता है, ये स्टिमुलेट करता है और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो होता है पैथोजेंस के अगेंस्ट, वो क्या करते हैं, वो उसमें स्टिमुलेट करने में, उसको उसके साथ लड़ने में इसको हेल्प करते हैं। तो ये कुछ थे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो कि ल्यूकोसाइट्स के नंबर को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे फीवर होता है। और इस कंडीशन को कहते हैं पायरेक्सिया। मतलब फीवर एक बीमारी नहीं है, हम ये नहीं कहते कि ये जो फीवर है ये बीमारी है, इसलिए मैंने कहा कि ये वो वाला फीवर नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि बुखार हुआ है तो ये एक बीमारी है, बुखार बीमारी नहीं होता, वो एक अलामत होती है कि आपके अंदर कोई बीमारी है। तो फीवर को कभी भी एक डिजीज नहीं समझते होते, मतलब वो एक साइन होता है आपके पास डिजीज का। तो ये था आपका सॉरी, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।